Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. So students, today this is part 3 of our MCQs practice session. अगर किसी ने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं या फिर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, देन आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ओके एंड यस, अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करा है देन दे कैन ज्वाइन दैट. हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ विद द नेम ऑफ स्टडी बैंड एंड सेकंड इज़ विद द नेम ऑफ स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप. हमारा लोगो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जब आप सर्च करेंगे ग्रुप्स को. और साथ में ये स्टडी बैंड वाला ग्रुप जो है इसमें आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी और लिंक्स मिल जाएंगे जो भी वीडियोस अपडेट होती रहेंगी. एंड इन दिस स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप दिस इज़ ओपन फॉर ऑल. यहाँ पे आप मुझे अपने कोई भी डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं आपके वहाँ पे वो सब क्लियर कर दूंगी. ओके, सो लास्ट पार्ट जो था हमारा दैट इज पार्ट सेकेंड, उसमें आई गेव यू द क्वेश्चन फॉर होमवर्क दैट इज विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस इज ट्रू. इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रायल बैलेंस के लिए ट्रू थी. सो इट्स करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन बी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया था इन द कमेंट सेक्शन. अब मैं बता देती हूँ आपको बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है. पहला था इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड एन अकाउंट. ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट तो है बट इट इज़ नॉट एन अकाउंट. ये कोई अकाउंट नहीं है कि जिसकी हम बोलेंगे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड है. इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. और हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक तो अपेयर होता है. देन इफ द ट्रायल बैलेंस टैलीज इट इज़ प्रूव दैट देयर इज़ नो एरर. कहते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई एरर नहीं है. नो, इट इज़ इम्पॉसिबल. कोई ना कोई एरर रह ही जाता है. ह्यूमन एरर तो होगा ही. लाइक हो सकता है हमसे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो चुका हो. कुछ ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस हमें रिवील नहीं कर पाता है. वो ऑलरेडी मैंने आपको ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक में समझा रखे हैं. अगर स्टिल आपको याद नहीं है, एक बार दोबारा से जल्दी से रिकैप्चुलेट करने के लिए आप वो लेक्चर देख सकते हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब हमने सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना, जल्दी से हमें आंसर्स आ जाने चाहिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. अब हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा. ऑप्शन ए, assets are always shown at purchase price. Option B, assets are shown at market price. Option C, assets may be shown at any price. Or option D, assets are shown after deducting the depreciation from the purchase price. So सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद आप मेरे साथ मैच करना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एसेट्स आर शोन आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज प्राइस. अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, तो वो गलत हो जाएगा. ध्यान से देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें यही बताया था कि हमने एसेट्स को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है. मतलब जिस कॉस्ट पे हमने उसको खरीदा है दैट इज़ परचेज प्राइस. अब आप सोचेंगे हमेशा परचेज प्राइस पे करेंगे, वो तो गलत हो जाएगा ना. आपने सपोज कोई इक्विपमेंट खरीद रखा है, ठीक है, आपने इक्विपमेंट खरीदा ₹1,00,000 का. अब आप नेक्स्ट ईयर भी जब आपका ईयर एंड हो जाएगा, क्या आप उसको नेक्स्ट ईयर भी 1,00,000 का ही रिकॉर्ड करोगे. ऐसा नहीं है कि आपने उस इक्विपमेंट को यूज़ भी तो करा है ना, तो ऑब्वियसली उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगी ही लगेगी. फर्स्ट ईयर में तो वो करेंगे हम परचेज प्राइस पे, वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी. बट डेप्रिसिएशन चार्ज करना तो हमारे लिए ज़रूरी है. अब जो एसेट डेप्रिशिएट होगा डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा. दिस इज़ रिलेटेड विद एवरी एसेट. हर एक एसेट में डेप्रिसिएशन लगेगा विद इट्स कॉन्स्टेंट यूज़. तो आपका आंसर क्या होगा, एसेट्स आर शोन आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज प्राइस. जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके जो अमाउंट आएगा आपने उसको रिकॉर्ड करना है. ये भी हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ही कहता है. आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में ही बताया है. हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट एट द टाइम ऑफ परचेज. यस, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट एसेट की जो हम एट द टाइम ऑफ परचेज रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज्ड इन द अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड एन एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट हम अकाउंटिंग में क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम रिकॉर्ड कर पाएँ एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे. एंड अलाउ फॉर द एडजस्टमेंट्स बेस्ड ऑन अ चेंज इन वैल्यू ओवर टाइम. देखो, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही है कि वो अलाउ करता है जो एडजस्टमेंट होनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको कर दीजिए. दिस आइडिया इज कॉल्ड द कॉस्ट प्रिंसिपल. हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं. और ये क्या स्टेट करता है कि कोई भी एसेट हो, लायबिलिटी हो और एक्सपेंसेस हो, उनको हमने उनकी एक्वायर्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है. पर यहाँ पे देखा उन्होंने ये भी बोला है कि एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट्स को भी कंसिडर करना है। अब क्योंकि सिंस द फिक्स्ड एसेट्स आर परचेजेस दैट एग्जिस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, अब फिक्स्ड एसेट हमारी ऐसी परचेजेस हैं जो ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास रहेंगी, जो ज़्यादा देर के लिए हमारे साथ एग्जिस्ट करेंगी, तो दे ऑफन डेप्रिशिएट और इंक्रीज इन वैल्यू। ऐसा भी होगा कभी वो डेप्रिशिएट भी होगी और कभी उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, लाइक इन द केस ऑफ लैंड। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच एसेट इन ऑर्डर टू मेक एडजस्टमेंट्स लेटर ऑन। तो पहले उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो ताकि फ्यूचर में आप उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स कर पाओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट्स रिक्वायर एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम। अब जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है वो भी इट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर देम कि उनमें एडजस्टमेंट्स करी जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एन आइटम और एन एसेट मे चेंज ड्यू टू एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स आपको डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करना होगा। हैंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा फिर? ऑप्शन डी। ए नहीं करोगे, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप अब जिन बच्चों को इसके रिलेटेड डाउट होगा वो भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज व्हाट इज द बेसिक ऑफ एलोकेशन ऑफ कैरेज इनवर्ट कॉस्ट अमंग द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब इनमें से अगर कभी हमने किसी पे कैरेज इनवर्ट को एलोकेट करना हो, सपोज यहाँ पे एक हम पीरियड ले लेते हैं, पीरियड एक्स, मतलब टाइम पीरियड लिया है एक्स, एक टाइम पीरियड लिया हमने वाई, हमारे पास टोटल कैरेज इनवर्ट की कॉस्ट थी ₹1000, ठीक है। और आपको क्या पता है कि कैरेज इनवर्ट हम किस पे करते हैं? ऑन परचेजेस। अब उन्होंने कहा कि इन दो टाइम पीरियड में हमें एलोकेट करके बताओ कैरेज इनवर्ट को, एक एक्स टाइम पीरियड पे, एक वाई टाइम पीरियड पे। तो हम कैसे एलोकेट करें? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब एक हम बेस ले लेते हैं उसको डिवाइड करने के लिए। तो क्या हम उसको टाइम बेसिस पे करेंगे? बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अब जिसको कैरेज इनवर्ट का मीनिंग पता है कि इट इज़ ऑलवेज पेड ऑन परचेजेस, परचेजेस के ही टाइम पे हम कैरेज इनवर्ट को पे करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन विल रिमेन सी। ऑप्शन सी ही ठीक रहेगा क्योंकि उसको हम परचेजेस के हिसाब से ही एलोकेट करेंगे। अगर यहाँ पे सपोज कैरेज इनवर्ट की जगह कैरेज आउटवर्ड होता तो हमें पता है कि कैरेज आउटवर्ड कब पे करते हैं हम? एट द टाइम ऑफ सेल्स। जब हमने अपने कस्टमर को गुड्स बेच दिए हैं तो उनकी साइट पे डिलीवर करने के लिए गुड्स को जो हम खर्चा करते हैं दैट इज टर्म्ड एज कैरेज आउटवर्ड। तो उस टाइम पे हमारा ऑप्शन क्या होता? बी, सेल्स। कैरेज आउटवर्ड हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, बट कैरेज इनवर्ट की एलोकेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? Then next question is A and B are partners sharing profits equally. C enters the partnership and contributes a land whose historical cost was ₹1 lakh, book value is ₹85,000 and current market value is ₹70,000. By what amount C's account should be increased? अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको भी आई थिंक लास्ट 2 पार्ट्स में किसी एक में करवा रखा है। सो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा रहता है ना, हमारे बीच में इंटरेक्शन होता है और मुझे भी पता लग रहा है कि कितने बच्चे इसका आंसर्स दे रहे हैं। पर मैंने आपको ये कहा था कि आई वॉन्ट कि जितने व्यूज़ हैं उतने आंसर्स में है, बट नहीं आते, बट इट्स फाइन। ओके, जिसने आंसर देना है आप मुझे बता सकते हैं इसका कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वॉज अर्लियर नोन एज। अब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को हम पहले किस नाम से जानते थे? तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, दैट इज सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट वन। A Limited receives a check of ₹100, records it in cash book and deposits it on the same day. क्या हुआ? A Limited ने चेक रिसीव किया ₹100 का और उसने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। दैट मीन्स उसने अपना वहाँ पे प्लस कर दिया होगा बैंक कॉलम में। फिर साथ में कहा कि उसको उसने साथ में ही बैंक में भी डिपॉजिट करवा दिया। मीन्स ए के अकॉर्डिंग उसका बैंक का बैलेंस बढ़ गया है बाय ₹100। फिर बाद में जो बैंक ने उसको स्टेटमेंट सेंड करी ए को, उसमें क्या हुआ? उस दिन पे वो ₹100 शो नहीं हो रहे थे क्योंकि ए ने अपनी तरफ से बेच दिए बट अभी तक बैंक में वहाँ रिकॉर्ड नहीं हुए। ए ने अपनी तरफ से क्या किया कि मैंने डिपॉजिट करवा दिए, बट बैंक में वो अकाउंट अभी वहाँ पे 100 का नहीं ओपन हुआ। सो हाउ इज दिस शोन ऑन द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट? उसको हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में किस तरह से बताएंगे? ऑप्शन ए, एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ऑप्शन बी, एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ऑप्शन सी, एज एन अनप्रेजेंटेड चेक एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। और ऑप्शन डी, एज एन अनप्रेजेंटेड चेक्स डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। अब पहली बात, अगर आपको समझ आ गया तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने चेक को डिपॉजिट करवाया है। तो डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि चेक्स हमारे लिए क्या हुए होंगे? वहाँ पे बैंक में क्रेडिट हो गए होंगे, क्योंकि हम जो बैंक में जमा करवाते हैं चीज़, बैंक में वो चीज़ क्रेडिट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इस चीज़ को चेक्स
डिपॉजिटेड, ये मैंने आपको बैंक रिकंसिलिएशन में अच्छे से समझा रखा है, बट नॉट येट क्रेडिटेड, या अब बोलो बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, तो आपने अपनी तरफ से बैंक में डिपॉजिट करवा दिया चेक, पर अभी तक बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुआ, या वी कैन से बैंक ने अभी तक वो कलेक्ट नहीं करा है। लाइक इन दिस केस आपने बैंक में अपनी तरफ से 100 रुपीज़ जमा करवा दिए, बट वो 100 अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुए हैं। तो या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, क्योंकि अनक्रेडिटेड की बात होगी, वही हुआ नॉट येट क्रेडिटेड। तो अब क्या होगा, एज एन अनक्रेडिट डिपॉजिटेड, एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट, या फिर एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। हमने अपनी तरफ से कहा ना कि ऐड होगा, तो बैंक में भी बाद में उसने ऐड ही होना है। सो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स विच इज टू बी एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। सो इट विल बी डेल्ट लाइक दिस इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको बस स्टेटमेंट को पकड़ना है कि कहना क्या चाह रही है। अब उन्होंने बस लाइन को थोड़ा मोल्ड करके लिख दिया, आपने खुद उससे डिराइव किया कि वो लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिपेंसी के रीज़न बताए थे कि कैसे कैसे डिफरेंसेस आ सकते हैं कैश बुक और पासबुक में। तो आपको बस वो चीज़ याद होनी चाहिए, आप आंसर इजीली कर पाओगे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर टू एवरीबडी? बाकी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, लाइक आई सेड अर्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, when check is not paid by the bank, it is called option A honored, option B endorsed, option C dishonored, और option D both A and B। अगर कोई चेक बैंक से पे नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ वेरी इजी, इट विल बी टर्म्ड एज डिसऑनर्ड, क्योंकि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होगा ही नहीं जो बैंक से आगे फर्दर पेमेंट हो पाए। तो आपका चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा एक तरह से। ऑनर तो नहीं होगा, ऑनर्ड होता अगर वो पेमेंट हो जाती। और एंडोर्स क्या होता है, एंडोर्स होता है कि जब आगे आप अपना चेक किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हो, दैट विल बी एंडोर्स। पर यहाँ पे क्या है, डिसऑनर्ड, क्योंकि बैंक से पेमेंट हो ही नहीं रही, तो दैट विल बी डिसऑनर्ड। ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what amount of additional provision for bad and doubtful debts should be charged to current year's P&L account if the closing balance of debtors is rupees 1 lakh, opening balance of provision is rupees 1000, and the provision is to be maintained at 5% of debtor? आई इग्नोर करना है, यहाँ पे DEBTOR है, ठीक है। तो अब क्या है, आपको पूछा है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, आपको बताया है कि आपके डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है रुपीज़ 1 लाख, और ये भी कहा है कि आपको इस साल अपने डेटर्स पे कितना प्रोविजन मेंटेन करना है, एट द रेट 5%। दैट मीन्स प्रोविजन टू बी क्रिएटेड कितना बनाना है, एट द रेट 5%। तो 1 लाख का 5% हो जाएगा रुपीज़ 5000। अब ये भी कहा है साथ में, आपको ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया था आपको, ऑलरेडी आपने कितना बना रखा है प्रोविजन, रुपीज़ 1000। तो हम इसमें से लेस कर देंगे, लेस प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड। 1000 का हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं ये ब्रैकेट में लिख रही हूँ। मैं पहले ही बताती हूँ आपको, जो चीज़ मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ इसका मतलब वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो 5000 में से यहाँ पे जब हम 1000 लेस करेंगे तो 4000 इज द एडिशनल प्रोविजन विच नीड्स टू बी क्रिएटेड। आपको क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन शुड बी चार्ज, तो कितना चार्ज करेंगे हम, रुपीज़ 4000। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, that is statement of financial position produced from incomplete accounting records is commonly known as option A balance sheet, option B statement of affairs, option C statement of financial operations, और the option D cash flow statement। अब वो statement of financial position जो कहाँ से produce होती है, from incomplete accounting records, that means single entry system। जो फॉर्म सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करती होंगी उनके लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसका क्या नाम होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन जो बताती है स्टेटमेंट वो कौन सी होती है। ऐसे तो जनरली हम बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट बताती है, बट जो फॉर्म्स सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, या वी कैन से द फॉर्म्स विच आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो बनाती हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट का उनके लिए दूसरा नाम क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट वो फॉर्म्स बनाती हैं विच आर अडॉप्टिंग दी डबल एंट्री सिस्टम, और जो फॉर्म सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं वो कौन सा यूज करती हैं फाइनेंशियल पोजीशन बताने को, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ स्टॉक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सक्लूड होगा फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ स्टॉक। कॉस्ट ऑफ स्टॉक वही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये हमने ये भी कर रखा था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। कैरेज इनवर्ड, यस कैरेज इनवर्ड इज वन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये तो इसमें इंक्लूड होगा। देन इंपोर्ट ड्यूटीज, तो आपको याद रखना है इंपोर्ट ड्यूटी इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या वी कैन से कॉस्ट ऑफ स्टॉक में इंक्लूड होगा। देन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, यस परचेजेस तो इंक्लूड होती हैं। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये इंक्लूड नहीं होगा, इट विल बी एक्सक्लूडेड। सैलरी ऑफ परचेजिंग स्टाफ, सैलरी कहाँ पे जाती है? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके जी, चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे अगर आपको क्वेश्चन में ये इससे रिलेटेड नहीं है, आपको जनरली मैं पूछ रही हूँ, अगर दिया हो आपको प्रीपेड सैलरी एज एन एडजस्टमेंट, ओके आपको ट्रायल बैलेंस दिया है और उसके बाद एक एडजस्टमेंट दी है दैट इज प्रीपेड सैलरी ₹500, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी का अमाउंट दिया है ₹5000, ये इतना सा पार्ट है सिर्फ। आप मुझे बताएंगे अगर आपको सैलरी 5000 दी है ट्रायल बैलेंस में और ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको एक एडजस्टमेंट दी रखी है प्रीपेड सैलरी ₹500, तो आप मुझे बताएंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, दो इफेक्ट्स होंगे, वो कहाँ कहाँ पे होंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इतना मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ रखा है, इन दी टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जिसको याद होगा, जिसने देख रखा होगा, वो इजीली आंसर कर पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऑप्शन बी अनडिस्क्लोज्ड प्रॉफिट, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और ऑप्शन डी अनअर्न्ड प्रॉफिट। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन करना मतलब अपने पास रखना, वो चीज़ रिटेन करके रखना है, ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होंगी? वो अर्निंग्स जो आपने अपने पास रिटेन करके रखी, ठीक है, तो रिटेन करके रखी हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिटेन अर्निंग्स है ना, आपके लिए अच्छी बात है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो वो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्क्लोज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर अनअर्न्ड, वो अर्निंग्स जो हमने अपने पास रिटेन करी है, इसका मतलब हुआ आगे वो अर्निंग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, तो अर्निंग्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को ही हम अपनी अर्निंग्स बोलेंगे ना, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अनडिस्क्लोज तो होगा नहीं, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में तो बता रखा होगा ना कि ये हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स है, और उसको कहाँ पे बताएंगे हम? ऑन दी लाइबिलिटी साइड, क्योंकि इन दी एंड वो हमने अपने पार्टनर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को ही देना, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो हमने बिजनेस ने अर्न करा होगा, तो दे आर दी काइंड ऑफ लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में हम उसको लाइबिलिटी साइड पे बताते हैं, बट दे आर रिटेन्ड इन द बिजनेस, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, बट उसको हम लाइबिलिटीज़ में बताते हैं, तो अनडिस्क्लोज तो नहीं है, इट इज़ फुली डिस्क्लोज्ड। देन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वही तो अभी बात की कि रिटेन करके रखा है, तो डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे नहीं ना, ये भी गलत हो गया। अनअर्न्ड प्रॉफिट, नहीं अर्न करा है तभी तो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Then next question is, under the dash entry system, personal accounts, cash book and other subsidiary books are kept separately. अब कौन से एंट्री सिस्टम के अंडर हम पर्सनल अकाउंट्स को भी बनाते हैं, कैश बुक को भी बनाते हैं और बाकी सब्सिडरी बुक्स को भी बनाते हैं? ये किसका टॉपिक है? ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें बनती हैं? दैट इज ऑप्शन बी, कॉजेज सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, दोबारा आपको रिवीजन हो जाएगा। तीन तरह के मेथड्स पढ़े थे हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर। एक था हमारे पास प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, अनदर वन वाज सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, देन कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम के केस में हम पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ कैश बुक को भी मेंटेन करते हैं। देन कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम में हम कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स को भी मेंटेन करते हैं। क्लियर टू एवरीबडी? चलिए, याद आ गया होगा आपको ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बिजनेस रिसीव्स इट्स बैंक स्टेटमेंट showing the closing balance as ₹8500 overdrawn. It is found that there were unpresented checks amounting to ₹2000 and uncredited checks amounting to ₹1500. Overdraft as per cash book is, अभी क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है ओवरड्रॉन ₹8500, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक। बैंक स्टेटमेंट यही हुआ ना, पासबुक, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है एज पर पासबुक ओवरड्रॉन दैट इज 8500। आपको मैंने बताया जब आपको ओवरड्रॉन दिया हो तो वो अमाउंट नेगेटिव में होता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट, चलो इससे पहले पता है अब हमें कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो हमारा, अब हमने कहाँ पे जाना है? एट द बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश
बुक, तो हमने सब कुछ जो भी सोचना है एज पर कैश बुक ही सोचना है। अब यहाँ पे हमें पता लगा कि कुछ चेक्स थे जो अनप्रेजेंटेड थे, कितने के, ₹2000। अनप्रेजेंटेड चेक्स का क्या मतलब होता है, चेक्स इशूड। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, अनप्रेजेंटेड क्या है, अनकलेक्टेड क्या है, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स क्या है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। चेक्स इशू किए बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू मतलब आपने अपनी तरफ से, कैश बुक की बात हो रही है, आपने इशू कर दिया, मतलब आपने अपने अकाउंट से बैलेंस कम कर दिया है कि हमने आगे फर्दर पेमेंट के लिए दे दिए हैं, बट बैंक में आगे फर्दर प्रेजेंट नहीं हुए हैं फॉर पेमेंट। आपने माइनस कर दिया बट बैंक में माइनस नहीं हुआ है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, बैंक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है पर आपने अपने अकॉर्डिंग ही जाना है एज पर कैश बुक, तो आपने माइनस करा तो यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स, कितना माइनस करेंगे यहाँ पे, 2000। उसके बाद एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स अमाउंटिंग टू ₹1500। अब कुछ अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स थे, इसका क्या मतलब हुआ, आपने बैंक में चेक्स डिपॉजिट करवाए, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, या वी कैन से कलेक्टेड बाय बैंक। आपने अपनी तरफ से बैंक में डिपॉजिट करवा दिए चेक्स, बट अभी तक बैंक में वो कलेक्ट ही नहीं हुए। आपने अपनी तरफ से वो चीज़ प्लस कर दी बट बैंक में प्लस नहीं हुई, तो कैश बुक में प्लस हो गया तो आप भी प्लस कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनकलेक्टेड, या वी कैन से अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स ₹1500। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, दैट इज ₹9000 नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यही पूछा था, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज ₹9000। क्लियर है, यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट वन, what will be the effect on trial balance if ₹2000 received as rent and correctly entered in the cash book but not posted to rent account। अब क्या हुआ, कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने 2000 रेंट रिसीव करा है, करेक्टली उसको आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया बट रेंट अकाउंट में आपने उसको पोस्ट नहीं करा। तो पहले हम एंट्री देखेंगे, जब आप रेंट रिसीव करते हैं व्हाट विल बी द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। आपने कैश रिसीव किया रेंट के लिए तो कैश इज योर एसेट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और आपने रेंट रिसीव किया इट इज़ योर इनकम, और इनकम बढ़े तो क्रेडिट। ठीक है, जर्नल एंट्री समझ आई, ओके। अब उन्होंने कहा कि करेक्टली हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मीन्स जो कैश में डेबिट करना था हमने कर दिया, डेबिट वाली चीज़ हो गई, बट नॉट पोस्टेड टू रेंट अकाउंट, रेंट में हमने पोस्ट नहीं करा, मतलब क्रेडिट वाली चीज़ हमने रिकॉर्ड नहीं करी। तो कह रहे इससे ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, हमने डेबिट वाली चीज़ रिकॉर्ड कर दी तो डेबिट वाली साइड जो होगी हमारी इंक्रीज कर जाएगी, कितने से, ₹2000 से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड बाय ₹2000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इसका आंसर होना चाहिए था क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल डिक्रीज बाय 2000। आप सोचेंगे कि हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं करा तो वो डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज नहीं हुई है, वो जहाँ पे था उसका अमाउंट वहीं पे रहा, ना डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ, स्टेबल था। अगर क्रेडिट साइड पहले 1000 थी अभी भी 1000 ही रही, उसमें कुछ डिक्रीज नहीं आया है, बस क्या हुआ, जो अगर हमारी डेबिट साइड पहले 1000 थी वो भी इक्वल हुई होगी, बट अब वहाँ पे 2000 और आ गया, डेबिट साइड हमारी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्रेडिट जहाँ पे थी वहीं रही है। ठीक है, तो जब जहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दी है चीज़ वो इंक्रीज होती है, ना कि ऐसा होता है कि दूसरी वाली डिक्रीज होगी है, दैट इज स्टेबल, जो पहले था अमाउंट वही रहा है। ओके, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, नॉमिनल अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर, ऑप्शन ए इम्पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट, और ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट को हम किसके अंडर क्लासीफाई कर सकते हैं, सोचिए इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। कैसे, हमें ऐसे जनरल पता है हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। फिर मैंने आपको फर्दर बताया था पर्सनल हम एक साइड पे रख सकते हैं और रियल एंड नॉमिनल को हम किसकी कैटेगरी मानते हैं, ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। तो एक हुआ पर्सनल अकाउंट और एक हुआ इम्पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट किसके अंडर आता है, अंडर इम्पर्सनल अकाउंट। सो आंसर विल बी द ऑप्शन ए। क्लियर टू एवरीबडी। चलिए नेक्स्ट वन, following details are related to firm's banking transactions at 31st March 2019, balance as per bank statement ₹22,650। लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है मतलब पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक ₹22,650। अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स ₹3110। अब अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स क्या होता है इसको आपने याद रखना है, दिस मीन्स अनकलेक्टेड
चेक्स, या वी कैन से चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। लॉजमेंट का यही मतलब होता है आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाना है, डिपॉजिट करवाया या तो, ठीक है, पर वो क्या है, अनक्लियर्ड है, वो चीज़ नहीं हुई बैंक में, तो दिस इज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। तो इसको आगे देखते हैं अभी। देन अनप्रेजेंटेड चेक्स ₹6290। अनप्रेजेंटेड का क्या मतलब होता है, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये चीज़ तो वैसे आपको पता होनी चाहिए, अब अनप्रेजेंटेड से आपको समझ आना चाहिए ये है, और अनक्लियर लॉजमेंट्स का मतलब ये होता है, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन ताकि आपके माइंड में दोबारा से अच्छे से ही बैठ जाए चीज़। ओके, अब क्या है आगे, अनप्रेजेंटेड भी हो गया। देन बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक इन एरर एज ₹650। वन बाय वन देखते हैं। अब आपको बैलेंस दिया है एज पर पासबुक, तो आपको पता लगे आपको कहाँ पे जाना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे क्या होगा, डू वट एवर द कस्टमर हैज़ डन, सब कुछ हमने करना है जैसे कैश बुक में हुआ होगा। वन बाय वन देखो। अब पहले क्या दिया आपको, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, मतलब चेक्स आपने डिपॉजिट करवा दिए बैंक में बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। तो कैश बुक में क्या हुआ, आपने प्लस कर दिया बट वो बैंक में नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, तो कैश बुक में प्लस किया तो बैंक में भी प्लस कर दो, प्लस अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स। तो याद रखना है अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स का मतलब होता है अनकलेक्टेड, ये आपको याद रखना है अच्छे से। 3110 यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, 3110। देन अनप्रेजेंटेड चेक्स ₹6290। इसका मतलब आपने अपनी कैश बुक में इतने का अमाउंट लेस कर दिया बट बैंक में अभी आगे फर्दर डिडक्ट नहीं हुआ, आपने माइनस करा तो चलिए बैंक में भी कर दीजिए, दैट इज अनप्रेजेंटेड चेक्स। कितना आ जाएगा, ₹6290, ये हमने किया माइनस। देन बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक इन एरर ₹650। बैंक में क्रेडिट हुआ, बैंक क्रेडिट मतलब बैंक में क्रेडिट होना का मतलब ही क्या होता है, बैंक में पैसे आना, प्लस होना। ओके, ये मैंने आपको बता रखा है। अब बैंक में 2 बार गलती से 650 ऐड हो गया, गलती से 2 बार हो गया, इसका क्या मान के चलते हैं हम कि अगर 2 बार गलती से 650 प्लस हुआ, एक बार तो हमने करना ही था, तो वो मानेंगे हम कैश बुक में भी हुआ होगा। 2 बार गलती से हुआ तो एक बार जो गलती से हो गया इनमें से, उसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बैंक में प्लस हुआ था गलती से पर कैश बुक में तो नहीं हुआ ना ये 2 बार, तो यहाँ से भी माइनस कर देंगे। बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस, यहाँ पे आ जाएगा 650, एक बार तो हमने प्लस करना ही था। ओके, सो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द अमाउंट ऑफ ₹18,820। तो यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर टू एवरीबडी, चलिए नेक्स्ट वन। A check is received from customer and the same is deposited in the bank for collection. If it is finally returned dishonored, then it will result into, this is important question, ध्यान से देखना। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपने अपने कस्टमर से चेक रिसीव करा, कब करा होगा कि आपने कभी उसको सामान उधार पे बेचा होगा, तो जब आपने कस्टमर को स्टार्टिंग में सेल्स करी होगी, उधार पे बेचा होगा, तो एंट्री क्या हुई होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर बोलो या डेटर बोल लो, टू सेल्स अकाउंट, ये आपने उसको उधार पे बेचा सामान, ठीक है, क्योंकि डेटर बन गया आपका, एसेट था तो इंक्रीज हुआ होगा, सेल्स थी, इनकम या रेवेन्यू था, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करा। अब बाद में क्या कहा उन्होंने, यही कि आपने अपने कस्टमर से चेक रिसीव कर लिया, तो रिसीव करते टाइम क्या होगा, जो डेटर आपने रिकॉर्ड कर रखे होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जो डेबिट किए थे वो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब वो कस्टमर हमारे अकाउंट से हट जाएंगे। तो आपने चेक रिसीव किया, मतलब बैंक से पैसे है, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने अपनी तरफ से माना कि आपके पास बैंक में पैसे आ गए, टू कस्टमर अकाउंट, इतने से आपका डेटर कम हो जाएगा क्योंकि उसने पेमेंट कर दी, तो इसलिए हमने किया क्रेडिट, और बैंक में आपने मान लिया आपके पास पैसे आ गए तो डेबिट करा, सिंस बैंक इज योर एसेट। बट हुआ क्या, उसी सेम डे पे आपने बैंक में जाके वो चेक डिपॉजिट करवाया, अपनी तरफ से वहाँ पे जमा करवाया कि अब मेरे बैंक में इतना पैसा डल जाएगा, पर हुआ क्या, फाइनली वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब वो चेक बाउंस हो गया। तो वो जो कस्टमर ने आपको चेक दिया था वो पैसे तो उसके सच में आए नहीं, तो आप फिर से क्या करोगे, उस कस्टमर को अपना डेटर बना दोगे कि नहीं उसके पैसे तो आए नहीं है, वो पैसे मेरे बैंक में गए नहीं, वो बाउंस हो गया चेक, वो डिसऑनर हो गया। तो अगेन द कस्टमर विल स्टैंड इन योर बुक्स, वो कस्टमर दोबारा आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, दोबारा आप उस कस्टमर को क्या कर दोगे, डेबिट, की नहीं अभी तक उससे पैसे नहीं आए हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कस्टमर्स अकाउंट बीइंग डेबिटेड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन राइटिंग ऑफ द गुडविल अकाउंट विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है, इनमें से एक रीजन होगा अगर आपने किसी पार्टनर की एडमिशन कर रखी होगी, ठीक है। तो जब आपका पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, हमेशा हम अपनी पुरानी गुडविल अगर हमारी बुक्स में दिख रही होती है तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। राइट ऑफ करेंगे गुडविल, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो आपको याद हो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है वाइल राइटिंग ऑफ द गुडविल अकाउंट, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री कैसे आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल ऑलरेडी हमारी बुक्स में अपेयर हो रही होती है वो किसका रिजल्ट होती है, हमारे ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स का। वो इस तरह से उन्होंने काम करा होता है कि बिजनेस की रेपुटेशन बन जाती है, तो गुडविल उनकी वजह से मिली होती है हमें, ठीक है। तो इसीलिए वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब क्या है, गुडविल को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। गुडविल इज अवर एसेट, एसेट को हमने कम करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और साथ में ये जो गुडविल का बेनिफिट है वो ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स ले चुके होंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब वो जो बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो वो बेनिफिट लिया था उन्होंने, अब उनको उस बेनिफिट को ख़त्म करने के लिए उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जब बेनिफिट ले रहे होंगे तो हम मानेंगे उनका कैपिटल क्रेडिट हुआ था, मतलब इंक्रीज हो रहा था, तो क्रेडिट। अब वो बेनिफिट हमें ख़त्म करना है, तो ख़त्म किस वे में करेंगे, बाय वे ऑफ डेबिटिंग देयर कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट कर देंगे उनके अकाउंट को। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने पूछा डेबिट किसको करेंगे, तो किया है हमने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी डिटेल में देखना है तो मैंने आपको लेक्चर ऑलरेडी दिया था इस पे कि कैसे हमने डेबिट किया है, कैसे क्रेडिट किया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ डू वी एडजस्ट द डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर टू असर्टेन द बैलेंस एज पर पासबुक इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ BRS इज बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, कोई भी दिया होगा आपको। अब उन्होंने कहा कि हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, किसको, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर। तो यहाँ पे हमें हमें एडजस्टमेंट करनी है, दैट इज डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर इन ऑर्डर टू असर्टेन दी बैलेंस एज पर पासबुक। नहीं भी लिखा होता तो हमें पता है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमें कैश बुक दिया है तो हमने अब कहाँ पे पहुँचना है, बैलेंस एज पर पास बुक। तो इस एडजस्टमेंट को हम कैसे डील करेंगे, अब क्या हुआ, कस्टमर के थ्रू डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, तो डिपॉजिट कहाँ पे हुआ, हमारे बैंक में हो गया, तो बैंक में वो चीज़ प्लस हो गई, बट हमें कैश बुक में हमें नहीं पता था, तो बैंक में वो प्लस हो गई। अब बैंक तक ही हमने जाना है बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि निकालना ही कौन सा बैलेंस है, ये वाला। हमने सोचना भी कैसे है, जैसा बैंक ने कर रखा होगा, तो बैंक ने प्लस किया तो हम भी इसको प्लस करेंगे, इट शुड बी एडिड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है ये वाला भी, चलिए इजी था वैसे तो ये। देन नेक्स्ट वन, अ फर्म हैज़ omitted टू रिकॉर्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हाउ इट विल इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फर्म भूल गई किसको रिकॉर्ड करना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब होता है, हमें लगता है शायद इन फ्यूचर हमें इतना पैसा नहीं मिले, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत बैड डेट्स में और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में। आपने याद रखना है, बैड डेट्स जो होते हैं ये एक्चुअल में हो जाते हैं, सच में हमें इतने का लॉस होता है, बट जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेशन, हमें अपना आइडिया लगता है शायद हमें इतने का लॉस हो जाए। लाइक अगर आपके 1000 रुपीज़ के डेटर्स थे, इसमें से 500 के सच में ऐसे डेटर्स थे जिसने हमें पेमेंट्स नहीं करी, तो ये 500 क्या है, हमारा बैड डेट्स है। पर 500 तो सच में था, फिर आगे फर्दर हमें लग रहा है बैलेंस कितना बचेगा, 500। अब हमें लग रहा है कि नहीं, फर्दर हो सकता है ₹200 के और डेटर्स हों जो पैसा ना दें, ये हमें लग रहा है, एक्चुअल में तो नहीं हुआ ना ऐसा, तो दिस विल बी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। दिस इज द डिफरेंस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि हम अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिकॉर्ड ना करें तो क्या होगा, पर याद रखना है P&L में इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, ये भी डेबिट साइड पे आता है और ये भी डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। अब हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है, डेबिट साइड पे खर्चे आते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा होता टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, सपोज यहाँ पे 200 के ही हुए हैं हमें और
ये भी मान लेते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ₹1000 का, हमें पता है क्रेडिट साइड पे आता है, और हम जब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं हमारा यहाँ नेट प्रॉफिट आता 800। अब ये सब आपको पता है कैसे निकला ये सब, अब वो आप देख लेना, अगर नहीं याद है तो लेक्चर देख लेना वहाँ पे। अब हमारी तो यहाँ पे रिवीजन हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो अब हमें 800 का नेट प्रॉफिट होता अगर हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करा होता। बट अब उन्होंने यहाँ पे लिखा क्या है कि आपने ओमिट कर दिया, आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं करा, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर भी कितनी आई 1000। हुआ क्या, हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी नेट प्रॉफिट वुड इंक्रीज। डिक्रीज तो नहीं हुआ ना, उल्टा इंक्रीज हुआ है क्योंकि आपने वो खर्चा बताया ही नहीं। देन ग्रॉस प्रॉफिट वुड ओवरस्टेट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट वुड अंडरस्टेट। ग्रॉस प्रॉफिट की यहाँ बात ही नहीं हो रही, वो तो ऑलरेडी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से निकल आया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू नाउ। प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस ऑन दी थर्ड पार्ट ऑफ प्रैक्टिस सेशन। सो नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए लेट्स वाइंड अप, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी आगे वीडियो शेयर करना ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। एंड प्लीज़ सेशन को लाइक करना मत भूलना, एज आई ऑलवेज से इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, ओके। सो अगर चैनल पे भी कोई न्यू है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले अपडेट्स में मिस कर पाएँ, ओके। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।